क्या हाल चाल भाई लोग। मेरा नाम है अनुभव सिंह रजावत। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रथम परीक्षा में। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा ग्रामर के क्वेश्चंस किए थे। शानदार तरीके से 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे और आने वाले एग्जाम के लिए सारे के सारे आपके लिए रेलेवेंट है। जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए थे वो आप उम्मीद है कि अच्छी तरीके से नोट डाउन कर रहे होंगे अपनी कॉपी में और उसको एग्जाम से पहले बेटा रिवाइज करके जरूर जाएंगे। मैंने सोचा कि एक प्रीवियस ईयर का पेपर मैं आपको करा ही चुका हूँ। बीच बीच में हम क्या करते हैं कि एक और 3 से 4 प्रीवियस ईयर पेपर आपको और करा देंगे, जिससे आप बेटा कॉन्फिडेंस आपका ग्रो होगा और आप बेहतर तरीके से एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। प्रीवियस ईयर पेपर का महत्व तो इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि एसएससी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट करता है। साथ साथ बहुत सारे वर्ड जो होते हैं आपको एक बेसिकली अब बेसिक आइडिया भी आपको मिल जाता है किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आज बेटा इस एमटीएस का पीवाईक्यू है 2023 में पूछा गया पेपर है, जो कि 1 सितंबर को आपको पूछा गया है, शिफ्ट थर्ड का है। तो ये वाला पेपर हम लोग 25 क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके बेटा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और साथ ही के साथ हम लोग उसके एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे। जहाँ जहाँ आपका इंपॉर्टेंट होगा कि आपको बातें बताएं जरूरी हैं, वकाब के मीनिंग बताएं जरूरी है या कोई कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है, तो वो बातें भी हम लोग साथ ही साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो देख लीजिए बेटा, आपके सामने है, सेशन को शेयर कर लीजिए ताकि जिन लोगों को भी एमटीएस का पेपर है उनको हेल्प हो सके। वो लोग भी एक बार पेपर देख के जाएं किस तरीके से पैटर्न आता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे आते हैं, लेवल क्या होता है। चलो भाई, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन की बेटा अगर बात करते हैं, लिखा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। आपको एग्जाम में इतना हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, वो देख के ही आपको आइडिया लग जाए कि भैया ग्रामेटिकल एरर की बात कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा आपका, द स्पेस एजेंसी वांटेड टू टेस्ट विद अ किम्प बिफोर ऑर्बिटिंग एंड बिफोर ऑर्बिटिंग अ एस्ट्रोनॉट। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे आपका आ एस्ट्रोनॉट लिखा हुआ है, तो ये क्या है बेटा आपका, ये आपका इनकरेक्ट है। आ एस्ट्रोनॉट क्या है बेटा आपका, ये बेटा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। वेट अ मिनट, हाँ जी। तो बेटा आ एस्ट्रोनॉट लिखा है तो आप सबको पता है ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। एस्ट्रोनॉट वॉवल साउंड करता है और जब ये वॉवल साउंड करता है तो यहाँ बेटा आपका नहीं आएगा, क्या आ जाएगा आपका, एन आ जाएगा। कितनी बेसिक एरर है, हम सबको पता है 10th लेवल के एग्जाम है तो एरर भी उसी लेवल की आती हैं। मोटा मोटा भी आप पढ़ के जाएंगे तो आपका इंग्लिश लेवल बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए, तो बेटा आ एस्ट्रोनॉट नहीं होगा, क्या एन एस्ट्रोनॉट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो सेकेंड ऑप्शन आपका बेटा करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में आपकी एरर आने वाली है। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। लिखा हुआ है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन में अंडरलाइन नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बेटा अंडरलाइन है, ही इज नॉट गोइंग टू कॉल देम, ही इज नॉट गोइंग टू कॉल देम, यहाँ अंडरलाइन है। आपको बताना है कि बेटा इसकी जगह पे हम सब्सटीट्यूशन के तौर पे क्या लिख सकते हैं। अब जैसे आप देखो तो लिखा हुआ है दे सैड, जब दे सैड लिखा है बेटा आपका तो इसका मतलब ये पास्ट की बात है। से आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होती है बेटा सैड। तो यहाँ पे जब पास्ट फॉर्म है, यहाँ पे जब सेंटेंस आपका पास्ट में जा रहा है तो सेकंड वाला भी किस में जाना चाहिए बेटा, पास्ट में जाना चाहिए। जबकि यहाँ लिखा क्या है बेटा आपका, इज लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखो आई ही सैल आपका होगा नहीं, फ्यूचर में जाएगा नहीं। ही हैज आपका प्रेजेंट में जाएगा। दे आर ये भी प्रेजेंट में जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ नंबर, जहाँ पे लिखा हुआ है ही वॉज नॉट गोइंग टू कॉल देम। तो आपका क्या हो जाएगा, they said that he was not going to call them। ये भी बहुत इजी था, टेंस का क्वेश्चन है कि पहला पास्ट में दूसरा भी किस में जाएगा, पास्ट में। पहला प्रेजेंट में दूसरा भी किस में आता है बेटा, प्रेजेंट में। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की। बहुत आसान आसान है, जो सिंपल क्वेश्चन उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जहां समझाने की जरूरत होगी वहां आपको समझाएंगे। चलिए भैया, अब इसमें क्या पूछा गया है, दैट कंटेन्स अ मिसस्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको बताना है कि मिसस्पेल्ड क्या है बेसिकली। अब देखिए 4 वर्ड दिए गए हैं, एंडेवर, इसके बाद कैरियर, एकेडमिक्स एंड आर्डुअस। इसमें से 2 वर्ड आपके अच्छे हैं, एकेडमिक और कैरियर तो आपको पता ही होगा, सिंपल वर्ड है। एंडेवर और आर्डुअस, मैं दोनों की मीनिंग आपको लिख देता हूँ। अगर मैं आर्डुअस की स्पेलिंग की बात करता हूँ बेटा, तो यहाँ पे DUOUS होता है और यही स्पेलिंग आपको देखना है। मिस स्पेल्ड पूछा है तो यही स्पेलिंग गलत भी दी हुई है। आर्डुअस का मीनिंग क्या होता है बेटा, आर्डुअस का मीनिंग होता है वेरी हार्ड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वहीं मैं बात करूं अगर एंडेवर की, तो एंडेवर का मतलब बेटा आपका होता है एफर्ट।
एंडेवर का मतलब बेटा क्या होता है आपका, एफर्ट के लिए यूज करते हैं। भाई फोर्ड की अगर एंडेवर खरीद के लानी है तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, जी जान लगानी पड़ेगी, रात दिन मेहनत करना पड़ेगा, एसएससी क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप लेके आ पाओगे। तो याद रखना बेटा, एंडेवर की स्पेलिंग एकदम करेक्ट लिखी, कोई दिक्कत नहीं है। कैरियर की स्पेलिंग एकदम करेक्ट लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। एकेडमिक्स की स्पेलिंग भी आपकी ठीक लिखी हुई है। दिक्कत कहाँ पे आ रही है, दिक्कत बेटा आ रही है आर्डुअस में। यहाँ पे लिखा है ARDOUS, जबकि होना क्या चाहिए बेटा, ARDOUS। तो हमारी जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो किसमें हो जाएगी, आर्डुअस में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे क्या पूछा गया है, लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम्स। अब ईडियम का बेटा आपसे मीनिंग पूछा गया है। द एंटरप्रेन्योर डिसाइडेड टू थ्रो कॉशन टू द विंड। अब ये जैसे ईडियम है तो ट्रेडिशनल नहीं है, थोड़ा सा ऑड ईडियम है। कभी कभी एसएससी ऐसे ईडियम्स पूछ देता है जो नॉर्मल बुक्स वगैरह में आपको नहीं मिलते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको छोड़ के चले आना है। इंग्लिश में भाई साहब 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 के 25 आपको छाप के आने हैं। आपको भले 20 आए, 22 आए, 23 आए, लेकिन करके 25 आने हैं। कैसे करेंगे वो बता देता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योर डिसाइड कर चुका है, इतना आपको आइडिया लेना है। उसके बाद देखिए एंटरप्रेन्योर क्या डिसाइड किया है आपका, रिस्क लेने के लिए, टेक द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन लेने के लिए, थिंक इनोवेटिवली मतलब नए तरीके सोचने के लिए, और एन एक्सट्रीम विंडी कंडीशंस। देखो दो इसमें अगर आपको नहीं आता है, वैसे आंसर इसका टेक रिस्क है। अगर आपको पता है कि थ्रो कॉशन टू द विंड क्या होता है तो आप सीधे लगा दोगे टू टेक रिस्क, आपको पढ़ना भी नहीं है। नहीं आता है तो आप अगर देखोगे इसके भाव के अनुसार तो दो ही, पहला और तीसरा। एंटरप्रेन्योर क्या करेगा भाई साहब, या तो रिस्क लेगा और या तो इनोवेट मतलब नई नई चीजों को क्या करेगा बेटा, सोचेगा। तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो सीधी बात है 4 में से मत लगाइए, 2 में से लगाइए। और मैं मानता हूं कि अगर 50% में आपको तुक्का लगाना है तो तुक्का लगाना एक जायज बात होती है। अगर आपको ए और सी में लगाना पड़ा तो भाई साहब आप लगा दीजिए। वैसे आंसर क्या होगा आपका, टेक आ रिस्क हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग। यहाँ फिर से क्या पूछा है आपका, सिनोनिम पूछा गया है। यहाँ वर्ड लिखा है बेटा टीडियस। टीडियस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा डल, बहुत बोरिंग, बहुत उबाऊ या थकाऊ। आप बोल सकते हो बोरिंग, आप बोल सकते हो बेटा बर्डनसम, है ना। जिस काम में बहुत ज्यादा बर्डन हो तो क्या बोलेंगे, बड़ा यार बर्डनसम काम है, बड़ा बोरिंग है, बड़ा डल है ना। इसके लिए बहुत सारे वर्ड भी आते हैं। जैसे एक आपका जजून आता है कि जैसे आया है जून, हम हो गए हैं जजून। जून में गर्मी होती भाई साहब, आदमी डल तो हो ही जाता है, मोनोटोनस होता है, ऑनरस होता है, ये सभी लगाते हैं। चलो हम बात करते हैं टीडियस की। टीडियस का मतलब होता है बोरिंग, बर्डनसम या डल। अब यहाँ केयर फ्री लिखा है, ये तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। हॉस्टाइल क्या होता है, हॉस्टाइल होता है बेटा जो आपसे बेसिकली प्यार की भावना रखे, है ना, जो आपका बेसिकली शत्रु हो, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हॉस्टाइल वर्ड लगाते हैं। डायनेमिक लगाते हैं जहां पे मोशन की बात करता है, जहां पे गतिशील होने की बात करता है ना। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, मोशन के सेंस में लगाते हैं। ड्रेरी बेटा, कल हमने एक वर्ड डिस्कस किया था ड्रेड। ड्रेड का मतलब क्या होता है, फियर, और इसका संबंध ड्रेरी से बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने सिर्फ बता दिया एक जैसा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ड्रेड का मतलब क्या होता है, फियर। इसको याद करना आसान काम है, डी हटाओ क्या बचेगा, रीड। रीड का मतलब मेरे लाल होता है पढ़ना, और पढ़ाई सबको क्या लगता है, डर लगता है। तो कोई पूछे डी फॉर क्या होता है तो बता देना डर होता है। तो ड्रेड का मतलब क्या होता है आपका फियर, जबकि ड्रेरी का मतलब होता है बहुत बोरिंग, बहुत डल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, टीडीएस का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 नंबर। तो टीडीएस का मतलब होता है उबाऊ, थकाऊ, बोरिंग, डल एकदम। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका बेटा, ड्रेरी हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप। क्या पूछा है, नॉट फिट टू ईट, या लिखा हुआ है नॉट फिट फॉर ईटिंग, कि जो खाने के लिए बेसिकली फिट ना हो। तो देखो एक आपका होता है बेटा एडिबल, एक आपका होता है पोर्टेबल, और एक आपका होता है एडिबल होता है फिट टू ईट और ड्रिंक, ये खाने और पीने दोनों के लिए सही होता है। एक होता है पोर्टेबल, ये होता है फिट टू ड्रिंक, ये क्या होता है बेटा आपका पीने योग्य। और एक आपका होता है बेटा ईटेबल, और ईटेबल क्या होता है मेरे लाल, ईटेबल का मतलब होता है खाने योग्य, फिट टू ईट। इसका मतलब क्या होता है बेटा, फिट टू ईट। यहाँ क्या पूछा है, नॉट फिट टू ईट। हम सबको पता है इन एक प्रेफिक्स होता है जो किसी भी वर्ड के पहले आता है तो उसको आप
वो नेगेटिव कर देता है बेटा। तो एडिबल का मतलब होता है फिट टू ईट और ड्रिंक, और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, इनएडिबल। तो आप अगर देखोगे ऑप्शन में तो फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, इनएडिबल हो जाएगा। अब इसके साथ तीन वर्ड और लिखे हैं। इनेप्ट का मतलब होता है बेटा जिसके पास कोई स्किल ना हो, अनस्किल्ड, जो पगला हो एकदम, तो क्या बोलेंगे, एप्ट का मतलब होता है चतुर चालाक स्किलफुल आदमी, और इन लगा दिया जस्ट अपोजिट, जो बिल्कुल इनसेन हो गया हो, जो बिल्कुल इनेन हो गया हो, जो अनस्किल्ड हो। इन एलिजिबल आपको पता है, एलिजिबल मतलब होता है योग्य व्यक्ति, और इन एलिजिबल जिसके अंदर बिल्कुल भी योग्यता ना हो किसी चीज को लेकर। इन इलेक्टेबल क्या होता है बेटा, इन इलेक्टेबल होता है, ये अच्छा वर्ड है, दैट कांट बी अवॉइडेड, लिख लीजिएगा, दैट कांट बी अवॉइडेड, जिसके अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिसको टाला नहीं जा सकता। और इसी के लिए बेटा एक वर्ड और भी आता है, इनएविटेबल, और उसका मतलब भी होता है जिसको टाला नहीं जा सकता। इसी के लिए एक वर्ड और भी होता है बेटा, इंडिस्पेंसिबल, और इंडिस्पेंसिबल का मतलब भी आपका होता है जो बहुत ज्यादा जरूरी हो, दैट कांट बी डिस्पेंस्ड विद, जिसको टाला नहीं जा सकता, इसको हिंदी में बोलते हैं अति आवश्यक। तो यहाँ क्या था आपका, जो खाने योग्य है, तो खाने योग्य क्या है बेटा, एडिबल। यहाँ पूछा है जो खाने योग्य ना हो, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, इनएडिबल। ठीक है, उसके साथ साथ आप ये वर्ड भी लिखते चलिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है इधर उधर के वर्ड भी थोड़ा सा पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इसमें क्या पूछा है, दैट कंटेन्स एन एरर, आपको वो पार्ट बताना है जिसमें एरर पूछी गई है। तो देख लीजिए, इफ ही हैड पेड अटेंशन टू द अनाउंसमेंट। अब देखो इफ जब भी आ जाए, दो सेंटेंस दिए हो, इफ से जुड़े हो, तो कंडीशन अप्लाई हो जाती है सीधी, क्योंकि इफ का मतलब होता है यदि, तो पहली बात शर्त को बताएगी, दूसरी बात रिजल्ट को बताएगी। अब देखते हैं, इफ ही हैड पेड अटेंशन टू द अनाउंसमेंट ही हैड नॉट मिस्ड द ट्रेन। छोटी छोटी बातें हैं कुछ, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कंडीशनल सेंटेंस आ जाए तो दो पार्ट बेटा मिलेंगे आपको, एक होगा जिसमें कंजंक्शन होगा बेटा, और एक आपका जो उसके अलावा अदर पार्ट होता है। मैं बहुत एक्सप्लेन तो आपको नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। अगर कंजंक्शन वाला पार्ट बेटा प्रेजेंट में है, तो याद रखना दूसरा हमेशा फ्यूचर में जाएगा। कंजंक्शन वाला पार्ट अगर पास्ट के इंडेफिनिट में है, तो याद रखना दूसरा हमेशा वुड में जाएगा। अगर कंजंक्शन वाला पार्ट पास्ट के परफेक्ट में है, लिखते रहिएगा बेटा, तो दूसरा किस में जाएगा, वुड हैव में जाएगा। ठीक है, और आप सबको पता है वुड अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, जबकि वुड हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, थर्ड फॉर्म लेता है। और अगर मान लीजिए पहला वाला पार्ट इमेजिनेटिव होता है, पहला वाला पार्ट क्या होता है बेटा, इमेजिनेटिव होता है। इमेजिनेटिव मतलब अगर पहले वाले पार्ट में सपोज करने की बात हो, वर आ जाए, तो भी याद रखना बेटा दूसरे पार्ट में क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं। अब आसानी से आप समझ सकते हो यहाँ पे कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है। कंजंक्शन आपका इफ लिखा हुआ है, इसके साथ आप देखो इफ ही हैड पेड, हैड पेड का मतलब पास्ट का परफेक्ट, हैड पेड का मतलब पास्ट का परफेक्ट। जब बेटा कंजंक्शन वाला पास्ट परफेक्ट, तो दूसरा किस में जाना चाहिए, वुड हैव में। जबकि यहाँ देखो ही हैड नॉट लिखा है, और हम सबको पता है हैड गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वुड हैव नॉट मिस द ट्रेन, कि यदि वो उसने ध्यान दिया होता तो उसने अपनी ट्रेन मिस ना की होती है। जो बॉक्स बनाया बेटा अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत छपते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आया था, पिछली बार प्री में भी आया था, और इस बार भी पूरे चांसेस हैं आने के। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। मैंने 7 का ऑप्शन नहीं टिक किया, उम्मीद है आपने कर ही लिया होगा। क्या होगा बेटा, ही हैड नॉट, ही हैड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। भाई साहब सिंपल बात है, चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या होता है, वेरी इजी। चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या होता है, वेरी इजी, समथिंग वेरी इजी। इसी के लिए और भी इडियम क्या हो सकते हैं, केक वॉक। केक वॉक का मतलब वेरी इजी, कि भैया मेरे लिए तो केक वॉक है यार। दूसरा क्या हो सकता है, एज डक टेक्स वाटर। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, एज डक टेक्स वाटर। अब डक रहता है भैया पानी में, और पानी में रहने वाले से तुम कह दो पानी पियो, तो उसके लिए काम कैसा है, बहुत आसान काम है यार। तो केक वॉक, एज डक टेक्स वाटर और चाइल्ड्स प्ले, इन सब का मतलब क्या होता है, वेरी इजी। अब इसमें क्या पूछा गया है, दैट रेक्टिफाइज द स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अब देखो अंडरलाइन जो वर्ड लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग आपको बतानी है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है बेटा, रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट करना, है ना। हम लोग भाई साहब क्रांतिकारी आदमी हैं, हर जगह से वोकैब सीखते चलेंगे। करेक्ट में देखो रेक्ट, इसमें भी रेक्ट, तो रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, करेक्ट करना होता है। अब ये जो वर्ड लिखा है इसकी स्पेलिंग पूछिए,
इटिनरी का मतलब क्या होता है, पहले तो स्पेलिंग इसकी देख लो बेटा। इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये वाली है ITINANERARY। इसका मतलब क्या होता है, घुमक्कड़। who travels from one place to another, from one place to another। जो एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करता रहे बेटा, घूमता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, घुमक्कड़ टाइप का आदमी, इटिनरी। इसी का सिनोनिम आपका नोमैटिक भी होता है, वॉन्डरर भी होता है, मेंडर भी होता है ना, ये सब इधर उधर घूमते रहते हैं भाई साहब। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं हम लोग। फिर से इडियम पूछा है। जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर के साथ साथ आपको ये भी समझना है कि जैसे देखो इडियम्स कितने पूछे आ चुके हैं, 2 से 3 इडियम पूछे जा रहे हैं बेटा। स्पेलिंग टेस्ट कितना पूछा है, 2 से 3 क्वेश्चन इसका पूछा जा रहा है। सिनोनिम कितना पूछा जाए, एंटोनिम क्वेश्चन कितना पूछा जा रहा है। तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना है, ताकि आप ये आइडिया लगा सको कहाँ पे हमको ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, जो हमारे पास 2 4 5 दिन का 10 दिन का समय बचा हुआ है, आपको ये दिमाग में रखना है कि कहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है, तभी आप लाभ कमा पाओगे भाई साहब। स्पिल द बीन्स लिखा है। स्पिल द बीन्स क्या होता है बेटा, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू रिवील द सीक्रेट। ठीक है, कि उसने बीन जो वो बीन लाई थी उसने स्पिल कर दिए, फैला दिए। जो राज उसने जो छुपा के रखा हुआ था, उस राज को उसने फैला दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, टू टेल अ सीक्रेट। ये सीधे सीधे हैं, बहुत ट्रेडिशनल हैं, कम से कम 10 बार एसएससी में पूछे आ चुके हैं, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है। उम्मीद है आपको पता होंगे, नहीं पता भाई साहब तो सीख लो। इसी से एक ईडियम और चाहो तो सीख लो, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कि भैया जो बिल्ली तुमने बैग के अंदर छुपा के रखी है उसको बाहर आने दो। जो राज तुमने दबा के रखे हैं उन राजों को बाहर आने दो। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब भी होता है टू रिवील द सीक्रेट, और स्पिल द बीन्स का मतलब भी आपका होता है बेटा टू रिवील द सीक्रेट। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से। क्या लिखा है बेटा, फिर से देखो ईडियम पूछा गया। आप देखिए ईडियम की संख्या कितनी जरा पूछी जा रही है। तो ईडियम जितने भी हैं भाई साहब अच्छे से कर लेना, बिल्कुल जो भी मैंने आपको कराए हैं, तो जो आप किताबों से पढ़ रहे हैं वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर लीजिएगा। द मदर रिक्वेस्टेड, कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन, किसी पे अपनी आई रखना, नजर रखना। इसका मतलब क्या होता है बेटा, उसको निगरानी रखने के सेंस में लगाते हैं। कीप इन्फॉर्म्ड नहीं होगा, मिसट्रीट नहीं होगा, वॉच एंड टेक केयर। वॉच एंड टेक केयर, वॉच फॉर द अराइवल और अपीयरेंस। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, द मदर रिक्वेस्टेड द नर्स टू कीप एन आई ऑन द बेबी। अब अगर आप तीसरे और चौथे में कंफ्यूज हो तो आप पढ़ लो एक बार कि मम्मी ने रिक्वेस्ट किया नर्स से कि मेरे बच्चे पे नजर रखना, तो वो क्या करेगी, अराइवल पे निगरानी रखेगी या ख्याल रखने के सेंस में आएगा। तो हम सबको पता है माँ अपने बच्चे का ख्याल रखेगी, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्या पूछा गया है, पूछा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब पहली बात दिक्कत ये आ रही कि अंडरलाइन सेगमेंट ही नहीं है भाई। अंडरलाइन सेगमेंट ये है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेट हिम नो, ये अंडरलाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये आपका अंडरलाइन सेगमेंट है। लेट हिम नोज के प्लेस पे पूछा गया है कि आप लेट हिम नोज के स्थान पे बेटा क्या लिखोगे। जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए, आप बताइए। कह रहा है कि इफ यू नीड एनी हेल्प टुमारो, यदि आपको कोई मदद चाहिए कल, तो लेट हिम नोज। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर भाई तुमको कोई मदद चाहिए तो मुझको बताना, कि मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको मदद चाहिए तो तुम उसको बताना, किसको बताने जाओगे, मुझको बताने आओगे भाई। मैं क्या बोलूंगा, यदि आपको कोई तकलीफ है, मैं भी कह रहा हूँ आपसे, यदि आपको एग्जाम से पहले कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, तो आप मुझको बताइए। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, लेट हिम नोज नहीं होगा, क्या हो जाएगा बेटा, लेट मी नो। क्या हो जाएगा, लेट अस नोन नहीं होगा। देखो अगर आप समझ नहीं पाए तो ऐसे भी कर सकते हो, लेट हिम नोज नहीं होता, लेट अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो गलत ही है। लेट अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लेता, गलत। लेट अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लेता, गलत। लेट अपने साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लेता, गलत। लेट हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो आंसर नंबर बेटा 1 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं 13 की बात करते हैं। तो क्या पूछा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब फिर से भाई साहब प्लेइंग वाला कहाँ है भाई साहब, यहाँ पे आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पे आपसे पूछा है, यहाँ पे आपसे पूछा है, अंडरलाइन पार्ट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे प्लेड इन द डर्ट लिखा है और पूछा है इसके प्लेस पे बताइए इन 4 ऑप्शंस में से क्या रिप्लेस किया जा सकता है।
अब पहले लिखा है हेलेना लव्स, लव्स मतलब प्रेजेंट, और यहाँ लिखा है प्लेड, ये हो जाएगा पास्ट। अभी बताया था पहला पास्ट दूसरा पास्ट, पहला प्रेजेंट तो दूसरा भी किस में जाएगा बेटा आपका प्रेजेंट में जाएगा, तो दूसरा प्रेजेंट में किस में जाएगा प्लेइंग ऑन डर्ट, ये इंडेफिनिट है दूसरा भी किस में जाएगा बेटा इंडेफिनिट में जाएगा ना, तो प्ले नहीं होगा क्योंकि हेलेना की अकॉर्डिंग है, हेलेना सिंगुलर है तो प्ले नहीं होगा, प्लेइंग हटाओ, प्लेइंग हटाओ, ठीक है, प्लेइंग भी क्या हो जाएगा आपका हट जाएगा, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, तो हेलेना के अकॉर्डिंग जब यहाँ लफ्ज लिखा है तो यहाँ भी बेटा क्या होगा आपका प्लेज होगा, ठीक है। प्लेइंग क्यों नहीं होगा क्योंकि ये देखो इंडेफिनिट है, तो एंड से पहले अगर इंडेफिनिट तो एंड के बाद भी जो वर्ब होगी वो भी इंडेफिनिट में जाएगी, है ना, एंड बिल्कुल भेदभाव नहीं करता, कल ही मैंने बताया था आपको। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 14, बहुत सिंपल वर्ड, क्या पूछा है आपका, दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, हाँ फिर से वही बात है, इन एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी बाय इनहेंस्ड, ये तो गलत ही है, मैंने सेंटेंस नहीं पढ़ा क्यों बता दिया, क्योंकि बाय देखो भाई प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के तुरंत बाद अगर वर्ब आती है तो वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, लिख लीजिए क्वेश्चन छपेगा, प्रपोजिशन के बाद अगर मेन वर्ब आती है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आईएनजी फॉर्म, हालांकि टू अपने साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, इस बात को आप दरकिनार बिल्कुल ना कीजिएगा, तो ये मैंने पहले ही गलत कर दिया, फॉर इनहेंस्ड ये भी गलत कर दिया, अब पहला और तीसरा बचा, अब इसके लिए सेंटेंस पढ़ लो किस तरीके की डिमांड है, द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स कैन कंट्रीब्यूट टू स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इनहैंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी नहीं, अबाउट इनहैंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी नहीं, बाय इनहैंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी, तो कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स कैन कंट्रीब्यूट, जो कह रहा है कि स्किल की जो डेवलपमेंट है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्या कंट्रीब्यूट करने में, क्या करने में, एम्प्लॉयबिलिटी को इनहैंस करने में, कि मतलब एम्प्लॉयबिलिटी ज़्यादा उससे बढ़ेगी, किससे, जब आप स्किल को डेवलप बेसिकली करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, क्या पूछा है, फिर से वही बात है, अंडरलाइन लाइक टू वॉचिंग, लाइक्स इन वॉच, एवरीवन लाइक, लाइक हो गया लव हो गया, ये सभी इन्फिनेटिव लेते हैं अपने साथ, इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लाइक्स टू सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था भाई। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए जरा, लिखा है ही इज द बेटर लुकिंग, कितनी गंदी बात करी भाई, क्या पूछा है, गिवन सेंटेंस कंटेन एन एरर, अब इसमें क्या किया है, चार अलग अलग सेंटेंस दे दिए भाई, सॉरी एक सेंटेंस दे दिया है आपको, ये सेंटेंस दे दिया, अब पूरा पूरा सेंटेंस ऑप्शन में दे दिया है, कभी कभी क्या करता है पार्ट में पूछता है, इसमें क्या किया है एक सेंटेंस दे दिया, अब उसी को सुधार के 3 में गलत लिखा होगा, एक में सही लिखा होगा, हमको पता है द बेटर लुकिंग हीरो नहीं होगा, द बेस्ट लुकिंग हीरो होगा, यहाँ पे देखो द बेस्ट लुकिंग, यहाँ पे द गुड लुकिंग गलत है, यहाँ पे द बेस्ट लुकिंग, यहाँ पे द गुड लुकिंग, द बेस्ट वाले कितने बचे भाई 2, he is the best looking hero in the entire film industry, यहाँ लिखा है he is the best looking hero more than का कोई सेंस ही नहीं है भाई, सुपरलेटिव more than कैसे आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से 17 का आंसर बता दीजिए फट से बेटा, 17 का आप आंसर बता दीजिए फट से, क्या लिखा है, he is first to his job and then his family, तो सिंपल है कि वो पहले अपनी जॉब से प्यार करता है फिर अपनी फैमिली से, तो इनेबल तो हटा ही दो, कमिटेड कन्फर्म्ड हाँ तो सीधी सी बात है, पहले वो फैमिली से कमिटेड है अपनी, कंफर्म थोड़ा ना होगा कि फैमिली से कंफर्म है फिर जॉब से कंफर्म करेगा, पहले अपनी फैमिली को कन्विंस, जॉब को कन्विंस करेगा फिर फैमिली को कन्विंस करेगा, पहले वो अपने जॉब के लिए कमिटेड है फिर वो अपनी फैमिली के लिए बेटा कमिटेड है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे 18, प्रेटेंड करना, सिंपल है यार, प्रेटेंड करने का क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है, प्रेटेंड मतलब होता है बहाना बनाना, बिनाइन मतलब होता है जनरस दयालु टाइप का आदमी, अलाइन मतलब होता है सीधी रेखा में लगाना, किसी चीज को अलाइन करना, रीन रियल्म के लगाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा फीन, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा फीन, इसका आंसर होगा, प्रेटेंड का मतलब क्या होता है बेटा फीन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लेते हैं 19, अलाइन लिख पूछ दिया है, अलाइन मतलब क्या बताया, किसी चीज को सीधी रेखा में लगाना, पूछा क्या है एंटोनिम, अब सीधी रेखा में लगाने का एंटोनिम कि सीधी रेखा में ना लगाना भाई, पोजीशन तो सीधी रेखा में लगाना हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा, सेंटर करना ये भी नहीं होगा, कोइंसाइड ये भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा डिस्टरप्ट, डिस्टरप्ट कर देना, डिस्टरप्ट मतलब होता है तहस नहस कर देना, इधर उधर कर देना, तो अलाइन मतलब सीधे से लगाना और डिस्टरप्ट मतलब भाई साहब तहस नहस कर देना।
क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए बेटा। वन ऑफ हर कलीग्स, क्या पूछा है इसमें, दैट रेक्टिफाइज द स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड गिवन सेंटेंस। स्पेलिंग पूछा है, आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है, सरपंच, और इसकी स्पेलिंग सही क्या होगी बेटा, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये भी आपकी इनकरेक्ट है, ये आपकी करेक्ट है। तो बेटा आर्बिट्रेटर का हिंदी का मतलब होता है आपका सरपंच, और आपकी जिसकी सही स्पेलिंग है बेटा वो 4th नंबर है ARBITRATOR। TRAI मत लगा देना, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं क्लोज टेस्ट की तरफ, हमारा प्यारा दुलारा क्लोज टेस्ट। ठीक है भाई, अब क्लोज टेस्ट हम लोग करेंगे अच्छे से। चलिए क्लोज टेस्ट की बात हम लोग अब करेंगे। अगर आप क्लोज टेस्ट पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो पहला जो आपका ऑप्शंस आई थिंक दिख रहे हैं आपको सारे के सारे, ठीक है। चलो भाई अब देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्लोज टेस्ट बहुत ध्यान से करना, छोड़ना ओड़ना मत, भले आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन आपको छोड़ के नहीं आना, ईमानदारी से काम करना है। क्या लिखा है बेटा, लिखा है देयर विल ओनली बी 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द फ्यूचर, द माइनॉरिटी हैविंग एनॉर्मस ब्रेन। कह रहा है कि 2 टाइप के ह्यूमन बींग्स होंगे फ्यूचर में, जो माइनॉरिटी होंगे उसमें क्या होंगे, बहुत बड़े बड़े ब्रेन्स होंगे, एंड बॉडीज। अब बॉडीज कैसी होंगी, क्यूट बॉडी होंगी, माइनर बॉडी होंगी, टाइनी बॉडी होगी, या माइन्यूट बॉडी होगी। अब ये मुझे अभी पता नहीं चल पा रहा कि टाइनी होगा कि माइन्यूट होगा कि माइनर होगा कि क्यूट होगा, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर नहीं मिल पाता, आगे बढ़ते हैं। एंड द मेजोरिटी विद टाइनी ब्रेन्स एंड मस्कुलर बॉडीज, ये सिंपल हो गया। देखो कह रहा है कि माइनॉरिटी जो होगा उसके पास बड़े बड़े ब्रेन होंगे, जबकि टाइनी बॉडीज होगी। बॉडीज कैसी होगी बेटा, टाइनी होगी। बॉडीज कैसी होगी आपकी, बॉडीज बेटा आपकी टाइनी होगी। ठीक है, और वहीं अगर बात करें किसकी, वहीं अगर बात करता है बेटा ये किसकी, मेजोरिटी की, वहीं ये बात अगर मेजोरिटी की करता है तो उनके पास क्या होगी, बेसिकली उनके पास टाइनी ब्रेन्स होंगे और मस्कुलर बॉडीज होंगी। ठीक बात है भाई, ठीक है। तो पहले में आपका आंसर क्या हो जाएगा, टाइनी हो जाएगा। कैसे निकाला, यहाँ पे टाइनी मस्कुलर, तो यहाँ पे मस्कुलर और टाइनी, सिंपल सी बात है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ये भी आपका थोड़ा सा सिंपल है। ये कैसे कर लेंगे आप, चलिए बताइए फट से, चलिए बताइए आंसर इसका। हाँ जी आंसर बताइए, क्या लिखा है, बॉडीज तक हो गया, इसके बाद लिखा है द साइज ऑफ, सॉरी क्या लिखा है आपका, द साइज ऑफ द एवरेज ब्रेन विल डिमिनिश नॉट बिकॉज ऑफ आर इनेट लेजीनेस। कह रहा है कि जो साइज है एवरेज ब्रेन का वो क्या हो जाएगा बेटा, डिमिनिश मतलब होता है खत्म हो जाना। कैसे होगा, प्रॉपरली, प्रॉपरली अच्छी पूरी तरीके से हो जाएगा नहीं, स्लाइटली मतलब हल्का होगा, एप्रोप्रिएटली या ग्रेजुअली। यहाँ पे ग्रेजुअली बेटा बेटर सेंस दे रहा है, आंसर क्या होगा आपका ग्रेजुअली। कि कह रहा है ब्रेन का साइज धीरे धीरे डिमिनिश होगा, कम होगा, नॉट बिकॉज ऑफ आवर इनेट लेजीनेस, ना कि कह रहा है कि ब्रेन का साइज धीरे धीरे कम होगा इस वजह से नहीं कि हम जन्म से, इनेट का मतलब क्या होता है, जन्म से। लिखते रहिएगा वर्ड, जो जो वर्ड एक्स्ट्रा मिल रहा भाई साहब पढ़ते रहिएगा। डिमिनिश का मतलब कम करना, लिखिए। इनॉर्मस का मतलब बड़ा, लिखिए। टाइनी का मतलब छोटा, लिखिए। इनेट का मतलब होता है जन्म से। ऐसा नहीं कि हम जन्म से आलसी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जन्म से आलसी हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं, ठीक है भाई, हाँ ऐसा नहीं कि हम जन्म से आलसी हैं, लेकिन हम बात करेंगे तीसरे वाले की, लेजीनेस बट, हाँ जी, बट बिकॉज ऑफ आर ओवर कंसर्न अबाउट आर फिजिकल अपीयरेंस। लेकिन इस वजह से क्योंकि हम बहुत ज्यादा ओवर कंसर्न है अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के, ठीक है, अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस है। इन द ओल्ड डेज मोस्ट पीपल ड्रीम्ड ऑफ हैविंग शेल्टर एंड अ स्टेबल फूड सप्लाई। अगर मैं पुराने दिनों की बात करूं तो ज्यादातर लोग क्या सोचते थे कि उनको भैया क्या मिल जाए, उनको मिल जाए एक शेल्टर मिल जाए, रहने के लिए शरण मिल जाए, और एक स्टेबल फूड सप्लाई, खाने पीने की चीजें पर्याप्त मिलती रहे। एज वी नो लॉन्गर स्ट्रगल फॉर बेसिक, आज हम बात करें अगर, तो आज हमें बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हाँ कहाँ पे थे हम लोग, हाँ बेटा, फॉर द बेसिक और ऑफ ड्रीम्स फोकस इंस्टेड ऑफ आर सर्च। अब देखिए बेसिक नेसेसिटी की बात कर रहे हैं,
आइडेंटिटीज, ये तो बिल्कुल गंदा ही है, आइडेंटिटी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, एमिनिटीज की बात कर रहे हैं। एमिनिटीज भी होता है आपका लाभ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिक नेसेसिटी की बात करें कि पुराने जमाने में जो लोग हुआ करते थे वो क्या कहते थे, भैया रहने को मिल जाए, थोड़ा बहुत खाने को मिल जाए ढंग से, उसके बाद बहुत ज़्यादा शौक वौक नहीं था। आजकल लोग क्या है, दिखावे के ज़्यादा दुनिया है, तो वहाँ बात करें तो क्या कह रहे हैं कि जो नेसेसिटीज है ऑफ आवर ड्रीम्स फोकस्ड, ऑफ आवर ड्रीम्स फोकस्ड इंस्टेड ऑन द सर्च फॉर फिजिकल ब्यूटी, हाउ टू ऑब्टेन and maintain the ideal body shape and healthy life. The media promotes physical beauty will become the main goal of the majority. तो इससे क्या हुआ कि मीडिया प्रमोट करती है इस बात को कि धीरे धीरे जो फिजिकल ब्यूटी है ये मेन चीज बन जाएगी, इंटरनल ब्यूटी कुछ रह नहीं जाएगी। इसके बाद लिखा है दे विल डू एक्सरसाइज एवरी डे, वो डेली क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। टेकिंग, मैं बात करूं अगर फोर्थ ऑप्शन की इसमें, तो फोर्थ में क्या बेटा है आपका, टेकिंग के बाद अगर आप ऑप्शन देखोगे थोड़ा सा तो आपको देखने को मिलेगा 4 ऑप्शन हैं। टेकिंग न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होगा बेटा आपका, या न्यूट्रिएंट्स होगा, या प्रिजर्वेटिव्स होगा, या एडिटिव्स हो जाएगा। तो टेकिंग के बाद बेटा ये दोनों तो पहले तुम हटा दो, या तो न्यूट्रिशन या तो न्यूट्रिएंट्स। तो टेकिंग न्यूट्रिएंट्स आपका आएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव बेटा आएगा, न्यूट्रिशन आपका नाउन है, न्यूट्रिएंट्स आपका सही ऑप्शन बनेगा। तो क्या होगा, टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, टेकिंग न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद आपका वेट अ मिनट, हाँ जी बिल्कुल, टेकिंग न्यूट्रिएंट्स टू डाउट दैट दे विल वर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका लास्ट बचा है, ये भी आप और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग रैप अप करेंगे। चलो हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, टेकिंग न्यूट्रिएंट्स टू डाउट दैट दे विल वर्क, they will work dash hard to make their brain smaller। तो क्या होगा बेटा, they will work so hard to make their brain, rarely make their brain smaller, impatient, या आप बोल सकते हो बेटा extremely। तो वही बात है कि आप धीरे धीरे माइंड जब छोटा होता चला जाएगा तो लोग क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स लेना स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या वो सोचेंगे एक्चुअली देयर इज डाउट दैट दे विल वर्क। इसके बाद है आपका दे विल वर्क रेयरली हार्ड टू मेक देयर ब्रेन स्मॉलर। इसका आंसर क्या होगा बेटा आपका, रेयरली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाइन थोड़ी सी मुझे लग रहा है दिक्कत हो गई। ठीक है चलो ठीक है, ये आप बेटा आपका लास्ट आंसर हो गया, फिफ्थ का आपका रेयरली होगा। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने नहीं किया है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप देख लीजिएगा यहाँ पे। तो ये बेटा आपका आज का सेशन था, ये हम लोगों ने 25 क्वेश्चन आज के कर लिए हैं। ठीक है भाई, तो इसके पहले भी हम लोगों ने एक पीवाईक्यू किया था, आज आपका सेकंड पीवाईक्यू था। क्लोज टेस्ट थोड़ा सा हम लोगों ने जल्दी किया, आप लास्ट के खासकर 1-2 क्वेश्चन, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बाकी प्रॉपर हमने सारी चीज़ें आपको कायदे में कराई हुई हैं, अच्छे से आप करते रहिए। और भैया सब्सक्राइब कर लो चैनल को, प्रथम परीक्षा को। मिलते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।